नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने यूट्यूब में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के ऊपर एक सीरीज़ जो है शुरू की है, उसमें हमने पहले एक वीडियो डाल भी दी है और वो वीडियो हमने स्थानीय स्वशासन के ऊपर डाली है। हालांकि स्थानीय स्वशासन अभी तक हमने आधा ही किया है, क्योंकि बाकी अभी हम क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, कंटेंट ढूंढ ढूंढ के कंटेंट को छान छान कर हम कंटेंट ला रहे हैं, तो उसमें देरी होगी। तब तक मैंने सोचा कि इस सीरीज़ को हम निरंतर चालू रखें, हर दिन चालू रही रहे ये सीरीज़, यही हमारा प्रयत्न है। तो इसके लिए हम क्या लेकर आए हैं, आज हम, जैसा मैंने कहा था ना कि हम संविधान पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे ये मैंने फेसबुक में भी बता दिया था। तो इसी कड़ी को शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, संविधान का जो हमारा पहला भाग है, संविधान का जो पहला भाग है उसका क्या नाम, संघ एवं राज्य क्षेत्र के नाम से हमारा संविधान का पहला भाग हो जाता है। संविधान में हमारे कुल कितने भाग हैं, संविधान में हमारे 22 भाग हैं। मूल रूप से 22 है, लेकिन प्रेजेंट में हमारे कितने हैं, 25 हैं। बाकी अनुच्छेद हमारे 395, 12 अनुसूचियाँ। मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियाँ थी। बाकी ये सब हम डिस्कस करेंगे। ये मोटा मोटा आप अंदाज़ा लगा दो कि हमने क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि तो बिना समय को बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। मतलब जो हमारा भाग 1 है दोस्तों, वो आर्टिकल 1 से 4 तक में है। फिर आर्टिकल 1 से 4, जैसे ही हमारा आर्टिकल 5 शुरू हो जाता है, आर्टिकल 5 में हमारा कौन सा आ जाता है, हमारा भाग 2 आ जाता है। भाग 2 हमारा नागरिकता है, और नागरिकता हमारा 5 से 11 हो जाता है। बाकी आगे फिर जिस तरह से आता जाएगा हम डिस्कस करते जाएंगे मोटा मोटा। अगर आपने स्कूलों में या कहीं आपने इससे पहले संविधान पढ़ा है तो आपको अंदाज़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो आप चिंता ना कीजिए, हम सब कुछ आपके डाउट्स जो है सारे क्लियर करेंगे। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि संविधान के भाग 1 जो है उसका नाम क्या है, हमारा संघ और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक में हमारा भाग 1 है। बाकी फिर अगर बात करें कि आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 3 में क्या है, आर्टिकल 4 में क्या है, तो दोस्तों जो हमारा आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट सेज दैट इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरी। मतलब समझे, नहीं समझे, चलो कुछ नहीं है, समझ जाएंगे। तो ये समझने से पहले हम समझ लेते हैं, जैसे कि हमने कहा कि भारत जो है, आर्टिकल 1 कहता है हमारा कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। जो हमारा राज्यों का संघ है दोस्तों, वो राज्यों का संघ हम दो बातों को स्पष्ट करता है। मतलब शुद्ध रूप से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि संघ का मतलब क्या है, राज्यों के संघ का मतलब क्या है। तो पहला मतलब ये है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही बताया था कि भारतीय संघ जो है राज्यों के मध्य कोई समझौते का परिणाम नहीं है। समझौते का परिणाम जब आप अमेरिका के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, तो जो अमेरिका का संघ राज्यों के मध्य में समझौता हुआ है। आप जब अमेरिका पढ़ेंगे, जब अमेरिका के बारे में जब आपको पढ़ाया जाएगा, तब आपको डिटेल से बताया जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हिमाचल प्रदेश का कोई केंद्र सरकार के साथ समझौता नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश का समझौता नहीं हुआ है, पंजाब का कोई समझौता नहीं हुआ है, किसी भी राज्य का जो है समझौता नहीं हुआ है। समझौता नहीं हुआ है तो मतलब कि किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है दोस्तों। ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है। जैसे कि संघ शब्द हमारा 2 प्रकार का होता है। जो भी होगा एक अलग वीडियो आएगी उसके ऊपर भी, आप चिंता मत करो। फिलहाल आप ये इंग्लिश में इतनी ही याद रखना है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। यूनियन, संघ का मतलब यूनियन हो जाएगा। यहाँ पे एक होता है हमारा फेडरल, INO, जो भी है UNION, यूनियन। यूनियन याद रखेगा, क्योंकि जब आपको अगर पेपर में आएगा हिंदी के साथ आपका इंग्लिश में भी आएगा, तो आपको याद रखना है कि भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज द यूनियन ऑफ दी स्टेट्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर चलिए पढ़ते हैं आर्टिकल 1 के बारे में, अनुच्छेद 1 के बारे में। जो अनुच्छेद है उसे इंग्लिश में आर्टिकल कहा जाता है, और आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो इंडिया यानी भारत क्यों लिखा गया है दोस्तों, जब संविधान सभा, भारत का संविधान सभा ने बनाया ना, चलो पता नहीं है तो धीरे धीरे पता लग जाएगा। भारत का संविधान जो है संविधान सभा ने बनाया। तो संविधान जब हम सभा में जितने भी सदस्य थे, तो स्वाभाविक है कि सबके विचार एक जैसे नहीं थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि मतलब जो है
अनुच्छेद 1 में जब ये बात आई कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, तो भारत की जगह कौन सा नाम यूज़ किया जाए, तो कुछ लोगों ने कहा कि भारत की जगह इंडिया यूज़ किया जाए, तो कुछ लोगों ने कहा कि भारत की मतलब इंडिया की जगह भारत का यूज़ किया जाए। तो उन लोगों में किसी तरह का विवाद ना हो, तो संविधान सभा के जो भी वरिष्ठ थे उन्होंने यह उपाय निकाला कि बिना किसी विवाद के उन्होंने क्या किया, दो नामों को इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा को सम्मिलित कर दिया, यानी कि इंडिया को भी सम्मिलित किया और भारत को भी सम्मिलित किया। किस तरह का विवाद रहा, फिर कोई विवाद नहीं रहा ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आपको या तो इतना ही रखना कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये आर्टिकल 1 है। बाकी जो आर्टिकल 1 के हमारे आ जाते हैं कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। हालांकि ये हाँ जो भी है 3 श्रेणियों में हम भारत को बांट सकते हैं आर्टिकल A1 के अकॉर्डिंग। तो ये कौन कौन से हमारे राज्यों के क्षेत्र, जैसे हमारे राज्य हैं उनके क्षेत्र, संघ क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश। तो संघ क्षेत्र को हम केंद्र शासित प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का ही दूसरा नाम हमारा संघ क्षेत्र है। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का शासन जो है चलाया जाता है। ये थोड़ी सी बातें हैं, बाकी जब केंद्र शासित प्रदेश भाग 7 पढ़ेंगे तो वहाँ आ जाएगा। बाकी तीसरा है हमारा अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र में दोस्तों वो क्षेत्र हैं जो भारत सरकार द्वारा भविष्य में अधिगृहित किए जा सकते हैं, मतलब भारत सरकार द्वारा जो है भारत में शामिल किए जा सकते हैं नए क्षेत्र, उन्हें भी जो है अनुच्छेद 1 के श्रेणी में रखा गया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखते हैं। राज्यों तथा संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र का विस्तार संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। तो जो है राज्य का नाम या केंद्र शासित प्रदेशों का नाम, उनकी सीमा, उनके क्षेत्र का विस्तार, हमारा इन सब का वर्णन हमारा पहली अनुसूची में भी मिलता है। मतलब मान लीजिए कि अगर हमें क्या मतलब अगर मान लो संसद को भाग 1 में संशोधन करना है, तो भाग 1 के साथ साथ उन्हें संशोधन करना पड़ेगा अनुसूची 1 में भी। तो भाग 1 में भी संघ और राज्यों का वर्णन मिलता है और अनुसूची 1 में भी संघ और राज्यों का वर्णन मिलता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया, 2 शब्द पढ़े, 2 मतलब शब्दावली ही आप कह सकते हैं। तो पहली शब्दावली हमने क्या पढ़ी, भारत का क्षेत्र, और दूसरा हमने पढ़ा भारत राज्यों का संघ या भारत संघ। तो जो भारत का क्षेत्र होता है दोस्तों, भारत का क्षेत्र हमारा भारत के संघ से ज़्यादा अर्थ जो है अपने अंदर समेटे हुए हैं, व्यापक रूप से है। व्यापक हमारा कौन सा है, भारत का क्षेत्र है। जैसे मतलब कि भारत के क्षेत्र के अंदर हम भारत में राज्यों को सम्मिलित करेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करेंगे, और जो भविष्य में अर्जित होने वाले क्षेत्र हैं उन्हें सम्मिलित करेंगे। बाकी जो भारत का संघ है, भारत के संघ में हम केवल राज्यों को ही सम्मिलित करते हैं, ये बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो कमेंट में यस लिखिएगा, लिखना चाहें तो आगे देखते हैं। आर्टिकल 1 हमारा ये क्लियर हो गया और सारा, इससे मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आर्टिकल 1 में कुछ आएगा। फिर भी कुछ बच जाता है तो वो हम कहाँ करेंगे, MCQ में आपका क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 2 में कहा गया है, तो क्या कहा गया अनुच्छेद में, आर्टिकल 2 में आर्टिकल 2 में तो कहा गया था कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरी। तो वो कहेंगे, देखते हैं अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद विधि का निर्माण करके भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। तो कानून निर्माण करने का अधिकार किसे है भारत में, तो आप कहेंगे संसद को। बिल्कुल सही। तो संसद कानून का निर्माण करके भारत में नए राज्यों को प्रवेश करवा सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, ये आर्टिकल 2 में कहा गया है। आर्टिकल 2 के द्वारा संसद को 2 प्रकार की शक्तियां दोस्तों मिल जाती हैं। कौन सी, पहली मिल जाती है नए राज्यों का गठन, नए राज्यों को भारत में शामिल करें जो कि पहले से ही अस्तित्व में हैं, जैसे कि सिक्किम को किया गया था दोस्तों। बाकी है नए राज्यों का गठन जिनका अभी तक अस्तित्व नहीं है, जैसे कि तेलंगाना बनाया गया ना आंध्र प्रदेश से, उसी तरह। आगे देखते हैं। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने 35वां संविधान संशोधन 1974 को पारित किया, जिसके द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा दिया गया था। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। तो ये हमारा 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा किया गया था दोस्तों।
तो फिर आगे इसी में है कि फिर जैसे 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का सहराज्य बना, कुछ एक साल तक सिक्किम जो है भारत का सहराज्य बना। फिर सिक्किम वालों को लगा कि नहीं, भारत उनके लिए एक उचित परिवेश है, उचित वातावरण भारत में उन्हें मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, 26वें भारत की सरकार ने, भारतीय संसद ने 36वां संविधान संशोधन 1975 को पारित किया, जिसके द्वारा क्या किया गया, सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो पूछा जाएगा कि सिक्किम जो है स्वराज्य कब बना, 1974 को, और सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना, वो बना 1975 को, और यह भारत का हमारा 22वां राज्य बना था दोस्तों। आगे देखते हैं, ये हमारा आर्टिकल 2 खत्म हो जाता है। तो आगे देखते हैं आर्टिकल 3 के बारे में, अनुच्छेद 3 के बारे में। जैसा मैंने कहा, कुछ नए लोग होंगे जिन्होंने कभी संविधान या पॉलिटी नहीं पढ़ी होगी, तो आर्टिकल को हम अनुच्छेद कहते हैं, अनुच्छेद को आर्टिकल कहते हैं। तो अनुच्छेद 3 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 3 जो है संसद को शक्ति देता है कि वह भारतीय राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करें। अर्थात आप नहीं समझेंगे पुनर्सीमन, तो इसको विस्तार से समझते हैं कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्य अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के साथ मिलाकर नया राज्य। समझ गए? चलो कोई बात नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ। साउंड कर कम। नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए संसद को लगता है कि हिमाचल में कुछ ऐसा हो जाता है कि संसद को लगता है कि हिमाचल को अब 2 राज्य, मतलब हिमाचल में 2 राज्य बनने चाहिए। ये है हमारा हिमाचल, इसकी एक सीमा में हमारा हिमाचल बन गया, दूसरी सीमा में एक और राज्य बन गया, मतलब हिमाचल में ही 2 राज्य बन गए, अलग अलग राज्य। ये हो गया। फिर ये था कि किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य, जैसे मान लो कि हिमाचल का कुछ क्षेत्र जो क्या किया गया, हिमाचल का कुछ क्षेत्र जो है पंजाब के साथ मिला दिया गया और उसको कुछ नया नाम दे दिया गया। हिमाचल या पंजाब को इकट्ठा मिला दिया और उसका नाम कुछ हिमाचल ही रख दिया। 2 राज्यों का एक राज्य बना दिया, एक राज्य का 2 राज्य बना दिया, या 2 राज्यों की कुछ सीमा को लेकर एक नया राज्य बना दिया। ये हमारा किस में आ जाता है, आर्टिकल 3 में आ जाता है। फिर संसद को इसी में शक्ति मिलती है, वो कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, बिल्कुल, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन भी कर सकती है और राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी हर असुविधा को दूर करने में सक्षम हैं। आगे देखते हैं, जो हमारा आर्टिकल 3 होता है दोस्तों, जब संविधान में कुछ भी परिवर्तन किया जाता है तो क्या संशोधन करने की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो जब इसमें संशोधन किया जाता है तो संशोधन करने से पहले क्या किया जाता है दोस्तों, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है। राष्ट्रपति की जो है पूर्व मंजूरी देता है और संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकती है, भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो वो संसद के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि संसद क्या करती है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन वगैरह करने की शक्ति संसद को ही है। बाकी जो ये है हमारा राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी, जब भी राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी मिलती है तो आगे समझ लेंगे, आगे ये स्टेप लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं अनुच्छेद 4 के बारे में। अनुच्छेद 4 की जब आप परिभाषा पढ़ोगे किताब में, पुस्तक में, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर देगी आपको, बहुत ही खज्जल जिसे कह सकते हैं हम, बहुत ही घुमा देगी आपको। फिर भी मैं एक सिंपल से तरीके से आपको बता रहा हूँ। जैसे अनुच्छेद 4 में कहा गया है दोस्तों, जैसे कि मैंने लिखा अनुच्छेद 2 जमा अनुच्छेद 4 इज इक्वल टू संशोधन इज इक्वल टू साधारण बहुमत द्वारा, अनुच्छेद 368 द्वारा नहीं। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अनुच्छेद 4 कहता है कि जब हम अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, माफ कीजिएगा यहाँ पर अनुच्छेद 4 हो गया, यहाँ पर अनुच्छेद 3 हो जाएगा, तो सही कर ले। जब हम अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 2 क्या कहता है हमारा, नए राज्यों का निर्माण। जब भी हम नए राज्यों का निर्माण करेंगे या नए राज्यों के नाम आदि में परिवर्तन करेंगे तो आवश्यकता होगी संविधान संशोधन की। किसकी आवश्यकता होगी, संशोधन की, क्योंकि बिना संशोधन के या बिना किसी कानून के द्वारा जो है कोई भी कार्य नहीं होगा। तो जब हम ये करेंगे तो संशोधन की आवश्यकता होगी। संशोधन हमारा किसके द्वारा होता है, आर्टिकल 368 में पढ़ा होगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो आर्टिकल 368 के द्वारा करते हैं हम। लेकिन अनुच्छेद 4 कहता है कि जब हम अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में संशोधन करेंगे, अनुच्छेद 3 में के द्वारा कानून का निर्माण करेंगे, तो जो संशोधन होगा संविधान में
वो 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। ये बात याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 के तहत जो है संशोधित नहीं माना जाएगा। क्योंकि क्या, अनुच्छेद 3 और 4 में माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 2 और 3 में जब संशोधन करते हैं तो राष्ट्रपति पूर्व अनुमति देता है। जब पूर्व अनुमति देता है तो कोई आवश्यकता नहीं रहती, तो साधारण बहुमत द्वारा ही जो है संशोधन हो जाता है। तो ये कहता है हमारा आर्टिकल 4। तो एक बार से मैं जल्दी जो है मतलब बता दूं, तो जब हम अनुच्छेद 2 और 3 में कानून का निर्माण करेंगे तो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन माना जाएगा, वह संशोधन 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। तो आगे देखते हैं, क्या संसद किसी राज्य क्षेत्र को समाप्त करके भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकती है? सोचिए, ये प्रश्न आपके समक्ष, ये प्रश्न जो है संसद के पटल पर रखा गया है। तो मंत्रीगण इसका जवाब अवश्य दें। तो दोस्तों देखिए, यह मामला हमारा 1960 के तहत बेरुवाड़ी संघ मामले के थ्रू आया था। मतलब इसमें पूछा, जैसे कि कहा गया था कि मतलब अगर हम इसी ही समझे तो क्या संसद किसी राज्य क्षेत्र को समाप्त करके भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकती है? तो बेरुवाड़ी संघ मामला 1960 में हुआ। इसमें उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय देते हुए कहा कि संसद को किसी राज्य क्षेत्र को समाप्त करके भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को देने की शक्ति नहीं है। संसद को केवल इतनी शक्ति है कि वो किसी राज्य का कुछ क्षेत्र अलग करके भारत के ही किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर दे या उसकी सीमा में परिवर्तन कर दे। लेकिन संसद को यह शक्ति नहीं दी गई है कि वो भारत का राज्य क्षेत्र समाप्त करके वो किसी अन्य देश को दे दे। और इसी की व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने दोस्तों ये भी लिखा है कि अगर कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि ऐसा करना आवश्यक हो जाता है, तो संसद को 368 आर्टिकल 368 के अधीन या अंतर्गत जो प्रक्रिया संशोधन की दी गई है उसी पर जो है काम करते हुए कानून बनाकर जो है देना होगा भारत की भूमि किसी अन्य क्षेत्र को। तो पाकिस्तान को दी गई थी, इतना सा आप याद रख सकते हैं। मतलब ऑल अबाउट देखें तो संसद के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वो किसी अन्य देश को भारत का क्षेत्र साधारण बहुमत द्वारा दे दे। लेकिन उस अनुच्छेद 368 के अंतर्गत लिखी गई विधि के द्वारा संविधान में संशोधन करके ही संसद ऐसा काम कर सकती है। आगे देखते हैं, देशी रियासतों का एकीकरण। यहाँ पर देशी हो गया है, देशी रियासतों का एकीकरण। तो आज़ादी के समय भारत की भौगोलिक सीमा में दोस्तों 552 देशी रियासतें थी, जिनमें से जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो देशी रियासतें भारत में थी उन्हें अधिकार दिया कि आप चाहे तो भारत में शामिल हो सकती हैं या तो आप चाहे पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। अगर आप चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बना कर रख सकती हैं। तो सरदार पटेल ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर 549 रियासतों को भारत में सम्मिलित कर दिया। यानी हालांकि 552 रियासतें जो है भारत में थी, बची 3 रियासतें। तो 3 रियासतें क्या थी, ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने पर अड़िग हो गई। तो उनमें थी हमारी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। तो जो हमारी जूनागढ़ थी, माफ कीजिएगा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया, पुलिस कार्यवाही या सैन्य कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद को भी भारत में सम्मिलित किया गया। अगर बात करें वही कश्मीर की, कश्मीर भी एक अलग विषय आएगा, धारा 370 उसके बारे में भी विचार करेंगे। कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में मर्ज किया गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का उद्भव या राज्यों का उद्भव कैसा रहा। जैसे कि 1873 में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए थे, 7वां संविधान संशोधन इसमें आएगा, फिर फजल अली आयोग आएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग आएगा, आंध्र प्रदेश, सब कुछ इसमें आएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। बाकी अगर आपके कुछ डाउट हैं तो आप क्या कीजिएगा, डाउट हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम पूरा प्रयत्न करेंगे आपके जो है डाउट को दूर करने के लिए। बाकी आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।